जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लाने वाले जिसका नाम है 5 का पंच। जी हां बच्चों, बहुत ही अच्छी लाइनें यहां लिखी है। वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज कि आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी यहां मिल रही है जो समय के साथ आपको मिलना बहुत जरूरी है। समय कम होता है और हम बहुत ज्यादा चीजों को समझ नहीं पाते समय के हिसाब से, तो हमें एक एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा इससे एनालिसिस लगा सकता है कि वर्तमान में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये बात सही है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उन्हीं आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बच्चों को बहुत कम समय में वो चीजें उपलब्ध कराई जाए जो बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि भाई जितने भी प्रीवियस पेपर रहे हैं हम उनमें कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनको हम सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस को रखेंगे ताकि बच्चा समय भी कम यूटिलाइज होगा उसका और बहुत अच्छे से देख भी सकेगा उसको। ठीक है। और क्या होता है कि कम क्वेश्चन रहेंगे तो दिमाग में उनके बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगे। ये इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। एनडीए एग्जाम में या सीडीएस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते हैं। तो हम अभी एनडीए के लिए चला रहे हैं। एनडीए के प्रीवियस एग्जाम में 10 साल से लेकर 12 साल के पेपरों में जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो अभी हम ये सीरीज हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम ये शुरू करेंगे किसके लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पेपर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो पेपर है 2021। जी हां, 2021 और एनडीए फर्स्ट यानी अप्रैल 2021 का पेपर हम आपके बीच में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इस पेपर को भी हम अलग अलग बिहाफ पे शूट करेंगे, यानी 5 क्वेश्चन ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो याद रखिए ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हमने सबसे पहले स्लाइड भी लगा दी। सेट ए है। ठीक है। 2021 एनडीए फर्स्ट का ये पेपर है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस आपके बीच में आने वाला। जी हां, 101 नंबर पर सेट ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज ए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल सीप की वस्तु बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। क्योंकि हम जानते इंडस सिविलाइजेशन में लेकर सील ऑब्जेक्ट से लेकर और बीएड मेकिंग फैक्ट्री तक कई सारी चीजें वहां बनाई जाती थी। तो इंडस के लोग जब टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए जाने जाते थे, स्वाभाविक बात है कि सीप की वस्तुएं, शीप आप जानते हैं जो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, वो शीप की भी वस्तुएं वहां बनाई जाती थी। तो कौन सा केंद्र आपसे पूछा गया है कि कौन सी जगह जो शीप की वस्तुएं बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। जी हां, यानी मेकिंग ऑफ शेल ऑब्जेक्ट। अब आपको आंसर बड़े अच्छे यहां दे रखे। लोथल आपसे पूछा है, बालाकोट आपसे पूछा है, अमरी और कोट दीजी। अब पहले तो इन शहरों के बारे में जानिए। ये चारों शहर पाकिस्तान में आते हैं। कहां आते हैं भाई? पाकिस्तान में आते हैं। इंडस सिविलाइजेशन का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान तरफ आता है। लोथल आपने सुना है, सॉरी हाँ, लोथल पाकिस्तान में नहीं आता, लोथल इंडिया गुजरात में आता है। जी हां, लेकिन इन चारों की खासियत में बता, इन चारों की खासियत यह कि ये चारों कोस्टल पोर्ट है, मतलब ये किसी ना किसी नदी के किनारे जो है स्टेब्लिश है। तो लोथल तो इंडिया में आता है और लोथल से तो हम देखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हमें। और लोथल की जो सबसे अच्छी खासियत हमें देखने को मिलती है वो क्या है, लोथल एक डॉकयार्ड होता है। क्या होता है बच्चों? एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड आप जानते हैं, डॉकयार्ड होता है मतलब एक तरह से बंदरगाह। क्या होता था? ये बंदरगाह था। इसकी सबसे अच्छी खासियत यहां पर क्या है कि एक अच्छा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या लोथल है? क्या नहीं, इसका वो आंसर है, मैं आपको हिंट देता हूं। इसका आंसर क्या है? वो ये जगह वहां है, वो है जहां इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था। अब आपको नाम याद आ गया। जी हां, बालाकोट। क्या आंसर आएगा? बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको पता होगी। पाकिस्तान में जो आगे 4 कोस्टल पोर्ट आते हैं उसमें से एक बालाकोट भी है, जो वहां की नदी के किनारे ये 1973 में इसका एग्जीबिशन हुआ था।
तो यहां से क्या हुआ, यहां इसके बारे में पता लगा कि यहां के लोग फर्नीचर वगैरह बनाने में बड़े अच्छे थे, तो ये जो शेल मेकिंग ऑब्जेक्ट्स भी यहीं बनाने में बड़े स्पेशल था बालाकोट। जी हां, तो 101 नंबर पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल शिप वस्तु बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था, तो आपका आंसर हो जाएगा बालाकोट। जी हां, अभी क्या होगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आइंदा आपको क्या रहेगा कि इसको पढ़ने की जैसे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बना दोगे। तो इसलिए हमने ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट द धम्म किंग ऑफ अशोका। जी समझिए, लेकिन कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था, क्योंकि सम्राट अशोक धम्म नीति के लिए जाने गए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो धम्म नीति के लिए नहीं जाना गया। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखो, क्या इस अशोक ने ऐसा कहा था कि राजा का सम्मान करना चाहिए, ऑनरिंग द किंग, ये भी बड़ा अच्छे से पूछा गया यहां पे। दूसरा, टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस अदर देन वंस, अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, यानी असहिष्णु की भावना नहीं रखना है आपको। रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ये भी धर्म का नियम था। प्रमोशन द वेलफेयर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अपनी प्रजा के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। देखो ये सब है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो आप जाओगे तो इसमें ये राजा का सम्मान करना ये नहीं आता, ऑनरिंग द किंग जो है वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो नॉट द पार्ट ऑफ धम्मा पॉलिसी, धम्मा पॉलिसी का पार्ट ये था कि राजा का सम्मान नहीं होना चाहिए। बाकी आप देखोगे तो यहां उन्होंने कहा था कि धर्म जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप अगर राजा अशोक के वो 14 रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, सब कहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सारे जो लोग हैं वो राजा के अपने लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा का सम्मान करना भी धम्म नीति का एक नियम होता था। ठीक है, तो धम्मा वॉज ए मॉरल कोड नॉट रिलीजन पॉलिसी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसका आंसर आ जाएगा ए, राजा का सम्मान करना धम्म नीति का भाग नहीं था। ठीक है बच्चों, चलो आगे आते हैं। तो अब आपको ये चीज ध्यान में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, अब ये मेडिवल हिस्ट्री से यहां से उठा लिया था उन्होंने। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सगुन भक्ति ट्रेडिशन इज करेक्ट, है ना। तो आपको ये बताना है सगुन भक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा गया। सगुन और निर्गुण आप जानते हैं। देखो, सगुन वो लोग होते हैं जो ईश्वर को मूर्ति में पूजते हैं, ठीक है, और निर्गुण वो होते हैं जो ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन मूर्ति और कर्म कांड में ईश्वर को नहीं मानते हैं या पूजते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो आप पढ़िए, देखो, सगुन भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज सच ए विष्णु और हीज अवतार। सगुण भक्ति परंपरा विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु और उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित थी। बिल्कुल सही है, आपने देखा ही होगा भगवान राम कृष्ण, तो विष्णु आधारित केंद्र रहा, उसमें कोई दो राय नहीं रहा। उसके बाद आप देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस सगुणा भक्ति ट्रेडिशन गोड्स एंड गोडेस आर कॉन्सेप्चुअलाइज इन द एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पूछा उन्होंने, कहा कि सगुण भक्ति परंपराओं में देवी देवताओं की अवधारणा मानवीकृत रूपों में की जाती थी। मानवीकृत रूपों का मतलब ये होता है भाई, एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब होता है कि जो ईश्वर है उसको कहीं ना कहीं मानव के रूप में दर्शाया गया है। तो भगवान राम आप देखोगे तो उनको मानव के रूप में दर्शाया गया, कृष्ण को मानव रूप में दर्शाया गया। तो देवताओं को अब लोगों से जोड़ा जाता था। ये सगुण भक्ति लोगों की एक अपनी विचारधाराएं थी। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी इसका बेसिक होता है। अब इसका आंसर जाएगा वन और बोथ, दोनों जाएंगे। क्या जाएंगे बच्चों, इसका एक और दो आंसर दोनों सही पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बात सही है कि जो सगुण लोग थे विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी सगुण भक्ति के जो संत होते थे उन्होंने सभी देवताओं को मानवीकृत मतलब मानव से जोड़कर प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद रखना, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सारे लोग जो रहे सगुण भक्ति के बड़े बड़े संत रहे, इन सब लोगों ने भक्ति आंदोलन को बहुत अच्छे से चलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, सी हो जाएगा ना, बोथ इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं।
ये भी आप पूछोगे तो एंशिएंट इंडिया कल्चर से पूछ लिया उन्होंने चोला एम्पायर के बारे में। इट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज अ शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनोज ऑफ द चोला रूलर्स। इन्होंने जो पूछा वो कहा कि भाई निम्नलिखित में किस स्थान पर चोल शासकों ने संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि चोल राजाएं खासकर जाने जाते थे शिव मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन उस जमाने में कि कौन सा ऐसा शहर है या जगह है जहां शिव मंदिर नहीं बना है। तो आप सुनोगे राजराजेश्वर, बृहदेश्वर, बड़े बड़े शिव मंदिर बने वहां पे, तंजौर के बड़े बड़े मंदिर बने। अब इसमें ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये मंदिर में कहूं तो ये चिदंबरम जो जगह आती है, यहाँ भगवान शिव का नहीं है, यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर बना है। जी हाँ, किसका बना है? यहाँ विष्णु टेम्पल बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिदंबरम। तो अब यहां पर चोल राजाओं ने इन तीनों जगह मंदिर बनाए थे, लेकिन कहां नहीं बनाए थे? चिदंबरम जगह पर नहीं बनाए थे। इसीलिए याद रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया है तो इसमें बिल्कुल ध्यान में पूछा गया है कि चिदंबरम जगह पर विष्णु का मंदिर बना होता, चोल राजाओं ने शिव का नहीं बनाया था। बहुत ईजी है। अब देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो बनेगा। अब मामला ये होता है कि हम उस चीज को इतना समझ ही नहीं पाते हैं कि वहां जाए पढ़े, इतना टाइम नहीं, लेकिन यहां हमने शॉर्ट में समझ लिया है। तो आइंदा कभी क्वेश्चन आएगा या नहीं भी आए तो याद रखना हमारे दिमाग में फिट हो गया। और लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। कितना क्वेश्चन रखते हैं? अभी का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, 5 क्वेश्चन। फिर जैसे ही हमारी लगेगा कि हमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए तो हम हो सकता है इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉडर्न इंडिया से। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन रूट्स कमीशन आर करेक्ट? जी हाँ, क्या पूछा गया है यहां पर कि भाई इनमें से कौन सा दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि डेक्कन रोड्स कमीशन है क्या। पहली बात तो ये तुम्हें बता देता हूं, 1875 में, कब की बात है? 1875 में डेक्कन रोड्स, डेक्कन में रोके मतलब जो दक्कन का इलाका है, महाराष्ट्र कर्नाटक का, जहां रैयतवाड़ी सिस्टम लगा था, यहां किसानों ने बढ़ते हुए जो खासकर में रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, जहां पर समय समय पर अंग्रेज किसानों पर लगान बढ़ा देते, इसके लिए वहां के किसानों ने आंदोलन किया। बड़ा जबरदस्त आंदोलन था। अब मामला इतना वो रहा कि ब्रिटेन में हलचल मच गई और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कमीशन बिठाने की बात कही। और ये 1875 1878 की बात है, 1875 से 1878 की बात है ये, जब ये पूरा मामला हुआ, डेक्कन रोड्स हुआ था। क्योंकि किसानों के आंदोलन से वैसे ही अंग्रेज बड़े नाराज होते थे और परेशान भी हो जाते थे। तो 1878 की बात है, कमीशन बना। और कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, क्या किया था कमीशन ने? द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की थी जो प्रभावित नहीं थे। बिल्कुल सही बात है भाई, जो जिले प्रभावित ही नहीं है, जहां दंगे हुए नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं इस कमीशन में, तो वो उन जिलों की जांच क्यों करेगा? तो बिल्कुल था, उन जिलों की कोई जांच नहीं हुई थी। दूसरा, द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रैयत्स, साहूकार्स एंड आई विटनेस। जी हाँ, आयोग ने रैयतों, रैयत का मतलब होता है किसान, जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, उनको रैयत कहा जाता है। साहूकार जो वहां के धनाढ्य लोग हैं, है ना, बिजनेसमैन जिनको कह सकते हैं। और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दर्ज किए गए, जिन्होंने विटनेस मतलब दंगों को देखा अपनी आंखों से, ये सब चीजें हुई थी। सो एक बात है, कोई कमीशन किसी चीज की जांच करता है तो बयान तो सबके लेगा। और ये बात बिल्कुल तय थी कि हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही जाएंगे। और हम अधिकतर बच्चों को बोलते हर बार सही नहीं होता है, लेकिन याद रखना ऐसे स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर सी जाने के 80% चांसेस होते हैं। लेकिन हर बार यह भी हम यह नहीं कहेंगे कि ये होगा, लेकिन अपना एनालिसिस लगाइए और एनालिसिस के आधार पर आपको क्या सही लग रहा है वो लगाइए। तो इसका आंसर बोथ जाएगा, 1 और 2। इस स्टेटमेंट की दोनों खासियत थी, दोनों हुआ था कि कमीशंस के लोगों ने उन गांवों की जांच नहीं की थी जहां इफेक्ट नहीं थे, और बाकायदा वहां के साहूकारों से और रैयत से और जो वहां के आई विटनेस थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों के बयान दर्ज किए थे।
इसके आधार पर फिर कमीशन की रिपोर्ट आई और किसानों की जो रेट थी वो लगान रेट उसको माफ किया है, सब कुछ हुआ था। ये 5 क्वेश्चन हमने आप लोगों के बीच में रखे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आने वाले समय में इन 5 क्वेश्चंस के अलावा भी अब ज्यादा अपडेट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन लगेंगे, आप कमेंट्स करके बताइए कैसा रहा ये सेशंस। और महत्वपूर्ण चीज है, इसको रोज अटेंड करना है, शाम को 9 बजे आपको पूरा शेड्यूल डल जाएगा यहां पर, ठीक है बच्चों। अगर आपकी डिमांड ज्यादा क्वेश्चन की रहेगी तो हम ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।